कंपनी लॉ में आज बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जिसकी कभी भी कैपिटल कलेक्ट करने के समय या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए कंपनी को आवश्यकता पड़ती है, उस डॉक्यूमेंट के बारे में जितने भी एस्पेक्ट है वो आज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। इस डॉक्यूमेंट का नाम है प्रोस्पेक्टस प्राइवेट। प्रोस्पेक्टस में बेसिकली हम जब कभी पिछली क्लास में हमने बात की थी, कंपनी जब भी पब्लिक के साथ कंसर्न करती है फाइनेंस को लेकर, अब कैसे करती है तो दो एस्पेक्ट हमने डील किए थे। एक था आईपीओ और दूसरा था एफपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर। देखो फिर हम बात कर रहे हैं, अगर पब्लिक में जाना है तो इस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास दूसरा एक ऑप्शन और है जिसका नाम होता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर, जिसमें हम केवल अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, अपने मिलने वाले हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, इनसे मिलकर जितनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है अगर पूरा कर सकते हैं तो आपको इसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब ये बात आई रही है कि हम पब्लिक के साथ जुड़ने जा रहे हैं, पब्लिक का मतलब है जहाँ पर अनलिमिटेड हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो हमारे आसपास के या कंसर्न वाले लोग हैं उनके पास कुछ लिमिटेशंस रहेंगी, लेकिन जब आप एक ओपन मार्केट को अप्रोच करते हो तो वहाँ पर आपके लिए अनलिमिटेड जो पोटेंशियलिटीज रहती है उनको एनकेज करने का मौका मिल सकता है। इसके लिए हम उसको बुलाना चाहेंगे और पब्लिक इन्वॉल्वमेंट इसमें करने के लिए हम इशू करते हैं प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस कब इशू करते हैं तो पहले इसका जो एस्पेक्ट है वो हो गया कि ये पब्लिक ऑफर के समय, जिसमें हमने आईपीओ और एफपीओ दोनों की बात करी। पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट है तो आप इस डॉक्यूमेंट को काम में लें, अदरवाइज रिक्वायरमेंट इसकी नहीं पड़ेगी, पहला इशू। दूसरी बात कर लें, ये जो डॉक्यूमेंट है ये केवल पब्लिक कंपनी से रिलेटेड है। पब्लिक कंपनी सार्वजनिक कंपनी, निजी कंपनी कभी भी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती है। कंपनी लोग पूरी तरह उसको बैन करता है, इसलिए इसको पब्लिक करने का अधिकार नहीं है। प्राइवेट कंपनी सारे के सारा जो आपका फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो प्राइवेट सोर्सेज से ही पूरा करेगी, ये उसके लिए फाउंडेशन कंपनी लोगों के द्वारा प्रपोज की जाती है। तो हम आगे जो सेकंड इशू में डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा सारा का सारा कंसर्न रहेगा पब्लिक कंपनी से। तो पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक के साथ डीलिंग, पब्लिक के साथ इन्वॉल्वमेंट इस कंपनी का कंपल्सरी रहेगा, ये आपको मानते चलना है। अब इसके जो इशू करने के बारे में गाइडलाइंस है उसके बारे में आपके साथ बातचीत करें कि इसको जब कभी आपको लगता है कि अब जनरली कंपनियों के साथ क्या होता है कि कंपनी एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, यानी कंपनी बनके तैयार हुई उस समय। दूसरी बात करते हैं हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसको हम एक्सटेंशन कह सकते हैं, एक्सपांशन कह सकते हैं, व्यवसाय का विकास और विस्तार। ये जब प्लान करते हैं, ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है पब्लिक ऑफर लाने की। पब्लिक ऑफर क्यों लाएं, शेयर इशू क्यों करें, डिवेंचर इशू क्यों करें, इसके लिए तो ग्राउंड होना चाहिए। तो पहली बात तो है कि आपने कंपनी का न्यू एस्टेब्लिशमेंट किया है, पहली बार कंपनी फॉर्म की गई है, तो ऐसे में आपको पहली बार जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है इसको पूरा करने के लिए ये डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ेगा। और दूसरी बात, आप अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लान ड्राफ्ट करके रखो कि इतना समय हो गया, इस मार्केट को सक्सेसफुली हमने सेटिस्फाई किया है, अब हमारे पास फर्दर आगे बढ़ने के लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, इनको आगे बढ़ के हमको बनाना है। तो उसका लाभ लेने के लिए आप फिर से कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक तो होता है हमारे पास, हमने मेमोरेंडम एसोसिएशन बात की थी, कैपिटल क्लोज, पूंजी वाक्य। उस पूंजी वाक्य में लिखा जाता है कंपनी की ऑथोराइज शेयर कैपिटल के बारे में। ऑथोराइज अधिकृत पूंजी, यानी कंपनी को अपनी पूरी लाइफ स्पैन में इतनी कैपिटल मार्केट से कलेक्ट करने का अधिकार है। ये कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है उसका ऑथराइजेशन की बात कर रहे हैं। अब इस लिमिट के लिए आप कुछ पार्ट यहाँ पर, कुछ पार्ट यहाँ पर, अब यहाँ पर ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सकता है
2 स्टेज है या 3 स्टेज है, 5 स्टेज है, 10 स्टेज है, आप उसके बारे में अपना डिसीजन खुद लें कि उस ऑथराइज कैपिटल में पहुंचने के लिए अब हमारे पास एप्रोप्रिएट मौका आया है। अब इस समय हमको और कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ये आप पहले जस्टिफाई कर लें। उसके बाद में प्रोस्पेक्टस की ड्राफ्टिंग की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। प्रोस्पेक्टस हमेशा प्रिंटेड फॉर्म में रहेगा, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, और ये डॉक्यूमेंट जैसा इसके लिए एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, फॉर्मेट कंपनी लोग को प्रपोज करता है, उसी फॉर्मेट में इसको ड्राफ्ट करना, और उसके बाद में ड्राफ्टिंग के बाद में रजिस्ट्रार के पास पहले इसका रजिस्ट्रेशन होता है। हम हमेशा से बात आपके साथ करते आए हैं, कंपनी कुछ भी करें उसको जब भी रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर कर लिया जाए, इसके बाद में कंपनी को वो काम करने की परमिशन मिलती है। तो आपने क्या किया, अपॉर्चुनिटी निकाली। ये अपॉर्चुनिटी सीधी सीधी है, कंपनी का हमने फॉर्मेशन किया है, कंपनी का हमने इनकॉर्पोरेशन किया है, और इसके बाद में फर्दर ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सटेंशन, एक्सपांशन, ये अपॉर्चुनिटी हमारे बीच में आई। अब इसका लाभ लेने के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले डिसाइड कर लो कि हमें पब्लिक ऑफर लाना है, और जब ये डिसाइड कर लिया गया तो आपको ड्राफ्ट करना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में क्या बातें दी जाए, इस पार्ट में ये बात आपको लिस्ट में हम बताने जा रहे हैं कि प्रोस्पेक्टस में ये बातें आइडियली दी जाती हैं। इसके अलावा हर वो बात जो इन्वेस्टर को मोटिवेट करे, ये डॉक्यूमेंट है ही ऐसा, ये पब्लिक को कन्विंस करने के लिए। अब आप लोग कॉलेज में एडमिशन लेते हो, जो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम जिनको अप्रोच कर रहे हैं सब आप लोग रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए भी हर कॉलेज अपना प्रोस्पेक्टस तैयार करता है, और प्रोस्पेक्टस में कॉलेज के बारे में सब कुछ बता दिया जाता है। और अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन लगाई है तो मान के चला जाता है कि आपको कॉलेज के बारे में, इसके नियमों के बारे में सब कुछ जानकारी है, और आप इन सारी कंडीशंस के साथ जुड़ते हुए कंपनी इस कॉलेज को ऑप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही आपने नहीं देखा, लेकिन ऐसे कंपनी के प्रोस्पेक्टस की बात है, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस तैयार किया, रजिस्ट्रार के पास उसका रजिस्ट्रेशन कराया, और उसके बाद में मार्केट में उसको इशू कर दिया। अगर इन्वेस्टर्स ने एप्लीकेशन लगा दी इन्वेस्टमेंट के लिए, आपने अपनी एप्लीकेशन कंपनी को फॉरवर्ड कर दी, तो ये मान के चला जाएगा कि प्रोस्पेक्टस में जो जो बातें लिखी हुई है इससे आप एग्री करते हो, और आपको सारी बातों से सहमति है जो कंपनी ने आपको बताई है, और कंपनी को अच्छी कंपनी मानते हुए इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए आपने डिसीजन लिया है। अब क्या क्या बताते हैं देख लो आप। एक तो बात है इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन, कंपनी का जनरल इंट्रोडक्शन जो इसकी हिस्ट्री को भी पूरा करेगा, कंपनी कब बनी, किस उद्देश्य को लेकर कंपनी बनाएगी, फॉर्मेशन से लेके आज तक के बारे में जो जो माइलस्टोन्स हैं वो बात आप इसके बारे में बताएं, ताकि कंपनी कब की बनी हुई है, कंपनी किन किन स्टेज से होकर गुजर चुकी है, ये हमारे प्रोस्पेक्ट इन्वेस्टर को पता लग जाए। अभी हम प्रोस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टर इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमें क्या पता वो इन्वेस्टमेंट करेगा या नहीं करेगा, तो वर्ड इसके लिए प्रॉपर वर्ड है प्रोस्पेक्ट इन्वेस्टर, संभावित निवेश करता। तो उसके लिए हमने क्या किया, कंपनी के इंट्रोडक्शन के बारे में सारी बातें बता दी। दूसरी बात, ये इशू कब तो ओपन हो रहा है, क्या इसकी क्लोजिंग डेट है, फिर आपको आपके एडमिशन प्रोसेस से जोड़ते हैं। इस तारीख को कॉलेज में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने का काम शुरू हो जाएगा। उसकी ओपनिंग की डेट और क्लोजिंग की डेट, लास्ट डेट के बाद में कुछ भी कर लो, आपके लिए सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता है, वो बात आपको बता दी जाती है। अब ये जो डेडलाइंस हैं शुरुआत होने की और क्लोजिंग की, इसके बीच में ही आपको अगर कहीं भी कोई और क्वेरीज करनी है, किसी भी बात का और समाधान करना है, तो वो कर लें, फाइनली अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लें। फिर हम बताते हैं शेड्यूल बैंक के बारे में। कंपनी एक बैंकर के साथ एग्रीमेंट करती है जो इस इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी के बैंकर के ऑथराइज बैंकर के रूप में काम करता है। अब आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे, उस बैंक की सारी डिटेल्स आपको बता दी जाएगी, बैंक अकाउंट नंबर है, उसका IFSC कोड है, आपके बेनिफिशियरी डिटेल्स हैं, ये उसके साथ जोड़ दिए जाएंगे, और इसके बाद में आप इसी बैंकर के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कंपनी को देंगे। ये अगला स्टेप इसमें लिया जाता है। फिर बात आती है उसके खास माइलस्टोन क्या रहे। कंपनी बड़ी प्रेस्टिजियस मानी जाती है,
अपनी कुछ अचीवमेंट्स की वजह से। तो आपके पूरे लाइफ स्पान में आज तक की हिस्ट्री में ऐसे कौन कौन सी बातें रही जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हो, वो आप लोगों को बताओ, ताकि वो ज़्यादा कन्विंस करने वाली, ज़्यादा मोटिवेशन देने वाली बातें बन जाएंगी। फिर बात आती है डायरेक्टर्स, मैनेजर्स और सेक्रेटरी। इसके बारे में सारी डिटेल्स कि हम देखना चाहेंगे, उनसे मतलब है प्रोस्पेक्ट इन्वेस्टर, वो देखना चाहेगा कंपनी का मैनेजमेंट किन लोगों के हाथ में है, कितने डायरेक्टर्स हैं, कितने मैनेजर्स हैं, उनकी एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में है, उनकी प्रोफेशनल प्रोफाइल के बारे में है, उनके रेम्यूनरेशन लेवल के बारे में है। ये बातें पता लगती है तो कंपनी अच्छे मैनेजमेंट के साथ संचालित की जा रही है। और जब कंपनी के हम मेंबर बन जाएंगे तो हमारा भी इन्वेस्टमेंट कंपनी में सिक्योर रहेगा, ये हमारे पास एक बेस बन जाएगा। फिर बात की जाती है कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। देखो यहाँ बात करते हैं एस्टैब्लिशमेंट। एस्टैब्लिशमेंट के टाइम में तो खाली आपको एक ही बेस बनता है और वो बेस होता है कंपनी की ऑथोराइज शेयर कैपिटल। लेकिन फर्दर इशू जब आते हैं, एफपीओ लेकर कंपनी जब आती है तो हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ होता है। जैसे ऑथराइज कैपिटल था, इसके बाद में इशू कैपिटल हो जाता है, इसमें से कितना पार्ट कंपनी इशू कर चुकी है, इशू के बाद में से कितना सब्सक्राइब हो चुका है, यानी इन्वेस्टर्स के द्वारा ले लिया गया है, लेने के बाद भी उसमें से कितना पेडअप हो गया है, यानी कॉल की जा चुकी है। जब तक शेयर फुली पेडअप नहीं हो जाता है, हम टाइम टू टाइम कॉल्स करते हैं, जिसको आप जानते हैं याचनाओं के नाम से जानते हैं। तो जब याचना की जाती है तो उस समय तक का लेवल क्या है, यहाँ सब कुछ आएगा इस कैपिटल स्ट्रक्चर में कि टोटल कैपिटल कितनी, इसका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे बना, कितने इक्विटी शेयर्स, कितने प्रेफरेंस शेयर्स, कितने डिबेंचर्स, कितने फर्दर जो आपके एवेन्यूज हो सकते हैं, उनके बारे में जानकारी। और कैपिटल के ये फॉर्मेट आज तक किस किस लेवल को टच कर चुके हैं, वो बातें इन्वेस्टर को आपको पता नहीं है। ये करने के बाद में अगली बात आती है एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट पीरियड, कि अब आपसे एक्स्ट्रा जब रिक्वायरमेंट के लिए पैसा ले रहे हैं तो ये पैसा किस प्रोजेक्ट में लगाया जाएगा, वो प्रोजेक्ट एस्टिमेटेड उसका लाइफ स्पैन कितना है, ये आपको बताएं, ताकि आप जस्टिफाई कर पाएँ कि वास्तव में इस प्रोजेक्ट के लिए ये इशू लाना एसेंशियल था और इस रिक्वायरमेंट को कंपनी लॉजिकली पूरा करने का प्रयास करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट आपका रहता है स्पेसिफिकेशन अबाउट रिस्क फैक्टर्स। हर काम करने में रिस्क होती है। अब बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस तो पूरा ही एक अनसर्टेनिटी के एनवायरनमेंट में होता है। हमें नहीं पता कि हमारा जो स्टेप है वो सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा। हम नहीं जानते हैं कि हमारा अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन है या डिस्ट्रीब्यूशन है या सेलिंग है, हो पाएगी नहीं हो पाएगी, हमें नहीं पता। या माल बन के तैयार हो गया और बाद में कोई स्ट्राइक हो गई, बाद में कोई अनरेस्ट जैसी कोई बातें हो गई, तो हम किसी भी तरीके से प्रॉब्लम की स्थिति में आ सकते हैं। इसके अलावा रिस्क क्या क्या हो सकती है, इस तरह की फील्ड में ये खतरे हमेशा से बने हैं। तो आप पहले से आगाह कर दो, इन्वेस्टर को बताना जरूरी है। हर व्यक्ति नहीं जानता है उस कंपनी के बारे में, उसके बिजनेस के बारे में, तो जो जो रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं वो बता दो, ताकि सोच समझकर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया जा सके। फिर बात आएगी लिटिगेशन मैटर्स। हो सकता है कुछ केसेस कंपनी ने कर रखे हो आउटसाइड पार्टीज के ऊपर, और कुछ केसेस बाहरी पक्षकारों ने कंपनी के खिलाफ कर रखे हो। तो इन्वेस्टर्स को उसके बारे में जानकारी इसलिए दी जानी जरूरी है, कोई मैटर इस तरह का न हो जो कंट्रोवर्शियल हो, कोई मैटर इस तरह का न हो जिसमें किसी भी तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल कोई बैरियर पैदा होने की संभावना हो। कोई मैटर ऐसा नहीं हो जिससे आगे चलकर हमारे इन्वेस्टमेंट को किसी भी तरह का कोई नेगेटिव स्टांस देखने की जरूरत पड़े। फिर बात आती है वार्निंग अबाउट नॉट टू अप्लाई विद फिक्टिशियस नेम। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना। बिल्कुल अलर्ट किया जाता है कि आपका जो नाम है, आपके जो भी डिटेल्स हैं, उनके साथ आपको अप्लाई करना है। अगर फिक्टिशियस काल्पनिक नाम, फर्जी नाम, इससे एप्लीकेशन लगाते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, और ये चल भी जाती है। लेकिन अगर पता लग गया कभी भी इन्वेस्टमेंट के टाइम पर, साल 2 साल में, 10-20 साल में, तो पता लगने पर सीधा प्रोविजन है इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 ईयर्स, 7 साल की कारावास की सजा। तैयार रहना, ये प्रोस्पेक्टस में हम पहले से बता देंगे। अगर कभी भी
इन्वेस्टमेंट करने के बाद में पता लग गया कि ये फर्जी नाम से एप्लीकेशन लगाई गई थी, इस नाम का व्यक्ति नहीं है, तो 7 साल के इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन यहाँ पर मिल जाता है। और सप्लीमेंट करने के लिए आपने प्रोस्पेक्टस में जो बातें दी हैं उसको सप्लीमेंट करने के लिए एक्सपर्ट्स के जो रिमार्क्स हैं, कमेंट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, ये भी इसका पार्ट बना दिए जाते हैं कि फला बात हमने मान लो कोई एस्पेक्ट है उसका सोर्स क्या है, वो हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर ने एडवाइस देकर डलवाया है, ये हमारे लीगल एडवाइजर के सजेशन पर ये क्लोज डाला गया है। ताकि ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं कि डायरेक्टर्स भी नहीं जानते हैं उन लीगल मैटर्स को, उन स्पेसिफिक मैटर्स को, तो हम अल्टीमेटली मान लो आगे चल के कोई भी समस्या आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर्स की या मैनेजर्स की उनकी ले रहकर उन एक्सपर्ट्स की भी बनाई जा सकती है। और ये बात हमेशा से हमने पहले भी एक बार आपसे डिस्कस कर लिया इसके बारे में कि जब कभी किसी भी व्यक्ति से पब्लिक कंपनी डायरेक्टर बनने का एग्रीमेंट करती है तो वो एग्रीमेंट हमेशा रिटर्न में होना चाहिए, वर्बली कुछ नहीं चलेगा। हाँ, मैं आपकी कंपनी के साथ डायरेक्टर के रूप में जुड़ने को तैयार हूँ, उसका कमिटमेंट नहीं चलेगा। आपको क्या करना है, रिटर्न में उससे कंसेंट लेनी है, वो एग्री करता है कंपनी के साथ डायरेक्टर के रूप में जुड़ने के लिए। और उसके बाद में जब यहाँ पर एक्सपर्ट्स नोट्स की बात आती है, एक्सपर्ट कमेंट्स की बात आती है, तो यहाँ पर भी जब तक उसने लिखित में यानी सिग्नेचर करके अपने आप को नहीं दे दिए हैं उस समय तक उसका किसी भी तरह का एक्सपर्ट जो नोट है वो प्रोस्पेक्टस का पार्ट आपको नहीं बनाना चाहिए। और जब आप रिटर्न में उसने लिख के दे दिया और साइन कर दिए, इसके बाद में जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर्स की मानी जाती है, मैनेजर्स की मानी जाती है, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उस एक्सपर्ट की भी कंपनी के साथ, उस प्रोस्पेक्टस के साथ जुड़ जाएगी। ये सारी लाइट में और कंपाइल करने की बात भी आती है, ये पूरा गुड फेथ के ऊपर चलता है। जो पैसा लगाने वाला व्यक्ति है, प्रोस्पेक्ट इन्वेस्टर है, वो खाली उन बातों पर भरोसा करता है जो आपने प्रोस्पेक्टस में उसको दी है। इसमें दी हुई कोई भी बात गलत नहीं होनी चाहिए। आगे चल के एक बात कर लेंगे हम कि अगर किसी भी तरह का अनट्रू स्टेटमेंट है, किसी भी तरह का मिसरिप्रेजेंटेशन है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, वो अलग एक मैटर है। उसमें अगर गलत चीज़ें आ गई तो उसके लिए क्या क्या उसमें कैश पेनल्टी भी होती है और इम्प्रिजमेंट का प्रोविजन भी होता है। तो उस समय एक सेपरेट हमारा पार्ट है, उसके साथ डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये डॉक्यूमेंट जब कभी शेयर इशू करें, जब कभी डिवेंचर इशू करें, जब कभी सिक्योरिटी फॉर्म में आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें और जब कभी पब्लिक डिपॉजिट्स के लिए आप डिसीजन लें, तो आपको प्रोस्पेक्टस तैयार करना है, रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन कराना है और उसके बाद में जो ड्यू पीरियड उसका होता है उसमें इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए आवेदन करना है। तो ये तो था इसका पार्ट 1। अब पार्ट 2 में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे कि इसके अगर मिसरिप्रेजेंटेशन है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपने तो झूठ बताकर सारी चीज़ें गलत बताकर उससे पैसा ले लिया, अब वो क्या करें। तो वो सारी के सारे आपके इंटरेस्ट की बातें हैं, नेक्स्ट मीटिंग में आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले इसको आप एक बार फिर से रिवाइज करें। गुड लक।